हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो मैं पलक काश्यप लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जहाँ पे आप देखने वाले हैं ढेर सारी क्वेश्चंस, ढेर सारी एमसीक्यू ऑन द टॉपिक ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उस टॉपिक से आप बहुत ढेर सारी क्वेश्चन देखने वाले हो, तो आई होप आप सभी को मजा आएगा। तो फटाफट आप सभी लोग नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, क्योंकि हम लोग ना ही सिर्फ क्वेश्चन सेशन करने वाले हैं, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। क्या आप सभी रेडी हो क्लास करने के लिए? आज के सेशन में जो भी हम लोग क्लास करेंगे उसके बहुत सारे हम लोग को की टर्म्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और हम हर सारी चीज़ों को, हर पॉइंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। तो क्या शुरू किया जाए अपने सेशन को और देखा जाए कि आज की क्वेश्चन में कितने लोग अपने कितने आंसर सही कर पाते हैं, है ना। तो आपका जो ये टॉपिक है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि आपकी जीएनएम की सेकेंड ईयर की सिलेबस है, और उस टॉपिक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगा, मेरी ऑडियो क्लियर होगी, और आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है और कितने लोग आंसर सही कर पाते हैं। देखते हैं हमारी पहली क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, और सभी लोग आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि चावल के पानी जैसी दस्त। अब सारे लोग डायरिया के बारे में जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मल होता है वो चावल के पानी जैसा होता है। तो चावल के पानी जैसा दस्त यानी राइस वाटर स्टूल, ओके, किसकी विशेषता है, यानी कौन से बीमारी में, कौन से डिजीज में ऐसी मल निकलती है जो चावल के पानी जैसा है। चावल का पानी तो सबने देखा है ना, वैसा मल किस बीमारी में होता है। राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टराइज ऑफ, ऑप्शन आपके सामने दिया है। सबसे पहला ऑप्शन है कोलेरा, जिसको हिंदी में हैजा बोलते हैं। ये विब्रियो कोलेराई नाम की बैक्टीरिया से होता है, आप सभी जानते हो, और ये खाने और पीने के संक्रमण से होता है। यानी कोई भी चीज अगर बैक्टीरिया खाने में, पीने में मिल जाती है तो वो एक से दूसरे में फैलती है, यानी वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट है टाइफाइड। अब टाइफाइड तो सब लोग जानते हैं ना, टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड किससे होता है? ये सैल्मोनेला टाइफी से होता है ना। इसकी कॉजिंग एजेंट क्या है, इसको कौन कॉज करता है? तो सैल्मोनेला टाइफी, इजंट इट। इसमें विब्रियो कोलेराई, एक और चीज बता दूं कि विब्रियो मतलब क्या होता है। विब्रियो बैक्टीरिया का एक शेप है जिसको विब्रियो बोलते हैं। तो कोलेराई नाम का, विब्रियो कोलेराई नाम का बैक्टीरिया होता है जो हैजा कॉज करता है। थर्ड है अल्सरेटिव क्वालिटीज। क्या आप सभी को पता है कि अल्सरेटिव क्वालिटीज क्या होता है? तो इसमें ये बॉल मूवमेंट का डिजीज है, और इसमें क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लामेशन होता है। यानी बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव, जो आपकी पाचन तंत्र है, उसमें बहुत ज्यादा जलन होना, इन्फ्लामेशन होना, उसी को हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। तो इसको आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं। आप सारे लोग टर्म्स को नोट करते हुए चलेंगे। ओके, यहाँ पे है इन्फ्लामेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी पाचन तंत्र। जो बॉवेल मूवमेंट होता है ना, बॉवेल मूवमेंट क्या होता है, जो स्टूल की एक्सक्रीशन होती है, यानी मल की जो एक्सक्रीशन होती है आपके बॉडी से, उसको बॉल मूवमेंट बोलते हैं। तो उसमें ये डिजीज के कारण बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लामेशन रहती है, और बॉल मूवमेंट में
प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। और नेक्स्ट है एमोबिएसिस। ये किससे होता है? ये होता है इंटेरिमोइबा हिस्टोलिका से, है ना। तो इंटेरिमोइबा इंटेरिमोइबा हिस्टेलिका से क्या होता है? एमोबिएसिस होता है। तो 4 टाइप की डिजीज है और आपको बताना है कि कौन से डिजीज में चावल के पानी जैसी दस्त होती है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ और यहाँ पे जो आपकी सही आंसर होगी वो होगी ऑप्शन ए यानी हैजा। हैजा में जो कोलेराई में होता है, सॉरी कोलेरा में होता है, इसमें चावल के पानी जैसी दस्त होती है। ये विब्रियो कोलेराई नाम की बैक्टीरिया से होता है। ये वाटर और फूड कॉन्टेमिनेशन से होता है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन। आई होप आप सभी समझ गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग ऑल हर्नियास, क्या आप सभी हर्निया के बारे में जानते हो क्या होता है? तो हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी पार्ट के परफ्यूजन हो जाने से यानी बढ़ जाने से होता है हर्निया, है ना। तो हर्निया के बारे में आप सभी सुने होंगे। विच हर्निया इज मोस्ट लिएबल टू बिकेम स्ट्रैंगुलेटेड, यानी सभी हर्निया में से कौन सा हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड होने पे सब अधिक संभावना रखता है? कौन सा हर्निया अधिक संभावना रखता है? ऑप्शन ए में इंगुअल हर्निया। इंगुअल हर्निया क्या होता है? ये सारे जो है हर्निया, ये हर्निया के टाइप्स है। तो गोनेरिया एरिया में जो हर्निया होता है इसको इंगुअल हर्निया बोलते हैं ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा हर्निया जो होता है वो सबसे स्ट्रैंगुलेटेड होता है। नेक्स्ट है फीमरल हर्निया। ये क्या होता है? ये फीमर पार्ट में होता है। फीमरल से पता चल रहा होगा कि ये क्या होता है। ये फीमर पार्ट जो होता है उस पार्ट में हर्निया होता है, उसको फीमर हर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरा एम्बिकल हर्निया। पैरा एम्बिकल हर्निया क्या होता है? जो पार्ट आपके एब्डोमेन एरिया से, यानी आपके जो पेट वाली एब्डोमेन एरिया है, मिडिल एरिया है आपकी बॉडी की, उससे जो कनेक्ट करती है उसको हम लोग अम्बिकल यानी पैरा एम्बिकल हर्निया बोलते हैं। उसके कनेक्शन के पार्ट में जो होता है हर्निया उसे पैरा एम्बिकल हर्निया बोलते हैं। और ऑप्शन डी में है डायफ्रामगेटिक हर्निया, यानी डायफ्राम एरिया में हर्निया। हर्निया का मतलब मैंने बताया है कि क्या होता है। हर्निया का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट में परफ्यूजन होना, बढ़ जाना, उसको हर्निया बोलते हैं। तो आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि सबसे, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कौन सा है? क्या आप सभी बता सकते हो? तो एक बार सारे लोग फटाफट आंसर देंगे। सारे लोग फटाफट आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो फीमरल हर्निया होती है ये क्या करती है, यानी जो कि सर्जिकल मेथड से आपकी बॉयल मूवमेंट को ये अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो सर्जिकल मेथड से हटाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रैंगुलेटेड है वो कौन सी हर्निया है? वो है फीमरल हर्निया। ओके, तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगी वो ऑप्शन बी होगी, यानी इंग्यूनल जो होता है वो गर्निया पार्ट में होता है, जेनाइटल पार्ट में होता है, फीमरल फीमर पार्ट में होता है, पैरा एम्बिकल जो भी आपकी एब्डोमेन एरिया से जो पार्ट कनेक्ट करती है पैरा एम्बिकल हर्निया होती है। और ऑप्शन डी में है डायफ्रामेगेटिक हर्निया, जो डायफ्राम में हर्निया होती है। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप क्लियर है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आइए जानते हैं कि हमारी अगली क्वेश्चन क्या है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फीमेल में कौन सा हर्निया मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन हर्निया जो फीमेल में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है फिमरल हर्निया, ऑप्शन बी में है इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया, ऑप्शन सी में है अम्बिकल हर्निया और ऑप्शन डी में है इंसिजनल हर्निया। क्या आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कि फीमेल में कौन सा हर्निया सबसे अधिक, सबसे मोस्ट कॉमन होता है, तो वो कौन सी हर्निया है? अगेन हर्निया का मतलब आप सभी को पता है, और यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, तो मैं बता दूं कि फीमेल और मेल में दोनों में एक कॉमन हर्निया है जो सबसे कॉमन होता है, समान होता है, और वो है इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया। ओके, ये क्या होता है? ये इनडायरेक्ट इंग्यूनल हेरिया, ये गोनोरिया पार्ट में होता है, अकर्स इन, आप लोग नोट कर सकते हैं, अकर्स इन गोनोरिया ठीक है। तो गोनेरिया पार्ट में होता है, फिर है अम्बिकल, फिर है सीजनल। तो आपको सबसे कॉमन जो हर्निया होता है वो इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया होता है। ओके, आइए देखते हैं कि हमारी अगली क्वेश्चन क्या है। ओके, तो ऐसे तो आमतौर पे फिमरल हर्निया भी विमेंस में ज्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन हर्निया है वो इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया होती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारी अगली क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन मेंस। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि पुरुषों में सबसे आम प्रकार की हर्निया कौन सी है। ऑप्शन ए में इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया, ऑप्शन बी में फिमरल हर्निया, ऑप्शन सी में अम्बिकल हर्निया और ऑप्शन डी में है इंसिजनल हर्निया। तो ये चारों में से कौन सा मेल में कॉमन है? तो अभी मैंने बताया कि सबसे कॉमन टाइप होता है जो मेल और फीमेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, वो होता है इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ बेस्ट डायग्नोसिस बाय। अब क्या आप सभी बता सकते हैं कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है इसमें क्या होता है? इसमें आर्टरी पार्ट जो होता है, लंग्स का जो आर्टरी पार्ट होता है वो थक्का बच जाता है उसमें, ठीक है। जो लंग्स में जो आर्टरी पार्ट होता है, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, जो लंग्स में सॉरी लंग्स में जो आर्टरी पार्ट होता है, आर्टरी, उसमें क्या हो जाना, उसमें लंग्स में आर्टरी पार्ट में क्लॉटिंग हो जाना यानी थक्के बन जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम रियली सॉरी, एक मिनट गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सॉरी, लंग्स में जो आर्टरी पार्ट होता है उसमें क्लॉटिंग हो जाना यानी थक्के बन जाना, उसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। यानी पल्मोनरी क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, जहां पे जो पल्मोनरी यानी लंग्स में जो आर्टरी है जो ब्लड का फ्लो करा रही है उसमें क्लॉटिंग हो जाना, थक्के बन जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे है कि उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कौन सा है? सबसे पहले है एक्सरे, एक्सरे चेस्ट का एक्सरे। ओके, ऑप्शन बी में है अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, ऑप्शन सी में सिटी स्कैन जिसका पूरा नाम होता है कंप्यूटेड
टोमोग्राफी, और ऑप्शन डी में है वेंटिलेशन परफ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन में न्यूक्लियर प्रोसीजर से चेक किया जाता है कि लंग्स में कितना ब्लड का फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो इसमें जो वेंटिलेशन परफ्यूजन स्केल है, इससे मेजर किया जाता है कि लंग्स में किस रेट में कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। और कैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोसिस करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि उसके लिए सबसे स्पेसिफिक क्या होगा, सबसे स्पेसिफिक होगा वेंटिलेशन परफ्यूजन स्केल। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये स्पेसिफिक लंग्स के लिए बना है और वहां पे जो ब्लड का फ्लो होता है उसको ये चेक करता है। तो इससे हम लोग पता कर लेंगे कि ब्लड में लंग्स में कितनी क्लॉटिंग है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन डी होगा। आई होप आप सभी को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या आप सभी जानते हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? तो जब मूत्र विसर्जन होता है यानी यूरिनेशन होता है, उस टाइम में यूरिन में, पेशाब में अधिक मात्रा में प्रोटीन आना, उसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक किडनी डिजीज है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस क्या होता है, ये किडनी प्रॉब्लम है जिसमें ग्लोमेरुली जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण यूरिन का अच्छे से फॉर्मेशन, अच्छे से प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस, यानी डायबिटीज, ब्लड में जो डायबिटीज होता है, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, उसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ऑप्शन सी में है लंबे समय तक लगातार NSAIDs का उपयोग, यानी नॉन एस्टेरॉयडल ये दवा है, मेडिसिन है। तो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का यूज करना, उसको क्या बोलेंगे, उसके वजह से हो सकता है या सभी के वजह से। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो किसके वजह से होगा, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के यूज से। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, NSAID, नॉन इंफ्लेमेटरी नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो फीवर में, पेन को कम करने के लिए ये सारी चीजें ली जाती है। तो किस वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ एबव। यानी जब ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस होगी उस टाइम में भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है। डायबिटीज मेलाइटस में भी ये केस होता है। और अगर आप ज़्यादा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करें, यानी फीवर में, पेन में ज़्यादा मेडिसिन्स का, नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन्स का यूज़ करें, तो आपको नेफ्रोटिक डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगी तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगी वो ऑप्शन डी होगी, यानी सभी के वजह से, सभी इसके कारण है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है कि निमोनिया के मरीज के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। अब निमोनिया का एक पेशेंट है, उसके लिए सबसे प्रायोरिटी में कौन सा डायग्नोसिस, कौन सा चेकअप होगा? ऑप्शन ए में है इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, यानी त्वचा की अखंडता में कमी।
ऑप्शन बी में है अल्टर म्यूकस मेम्ब्रेन यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में परिवर्तन, ऑप्शन सी में है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज यानी गैस विनिमय में कमी, और ऑप्शन डी में है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड यानी पोषण असंतुलन शरीर की आवश्यकता से कम। तो आप लोग को ये चीज तो क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब निमोनिया का केस है यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उस टाइम में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन सी डायग्नोसिस, कौन सी चेकअप होगी, तो उसमें गैस एक्सचेंज की चेकअप की जाएगी ना। यहाँ पे त्वचा की अखंडता, म्यूकस मेम्ब्रेन में परिवर्तन और पोषण की असंतुलन यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करता। ज्यादा क्या मैटर करता है, क्या प्रायोरिटी होता है कि उनके गैस विनिमय में कमी है कि नहीं, इसका चेकअप करें, है ना। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगी वो ऑप्शन सी होगी। क्या आप सभी को क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मेरी सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली क्वेश्चन क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चे अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं वो बहुत डिले है, यानी आपकी एग्जाम बहुत ही करीब है और आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों की सामना करनी पड़ सकती है। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो, अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपके पास हर इंसान के पास एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी रहता है और उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोग के लिए, हमारी टीम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बैच लेके आई है जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराया जाएगा। सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस कवर कराए जाएंगे विथ देयर क्वेश्चन सेशन, यानी ना ही सिर्फ थ्योरी, उसके थ्योरी के साथ साथ आपको उसके बेस पे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। सारी थ्योरेटिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से नर्सिंग पैटर्न पे हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स, हमारे एक्सपीरियंस टीम द्वारा, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा आपको हर चीज को बहुत अच्छे तरह से गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको बहुत क्वालिटीज मिलने वाली है, जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे, आपको असाइनमेंट यानी उसके जो भी आप क्लास कर रहे हैं उसके नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगवाई जाएंगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वीक में टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी संडे को आपकी टेस्ट होती है जहां पे आप अपने आप को यहाँ पे जान सकते हो कि आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी है ना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे डाउट क्लासेस भी मिलने वाले हैं, यानी जो बच्चे को किसी भी थ्योरीज में डाउट हो जाती है और अगर वो रिक्वेस्ट करेगा, वो बताएगा कि मेरे को डाउट है, तो उसके लिए अलग से सेशन रखा जाएगा और वहां पे आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी और सारे थ्योरीज का कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच का नाम है नर्सिंग लक्ष्य बैच, जो आपको स्टडी विद रितेश ऐप पे मिलेगा। आइए बताते हैं कि इस बैच को परचेस कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस ऐप यानी स्टडी विद रितेश ऐप को डाउनलोड करना होगा, रजिस्टर करना होगा अपना नाम और नंबर, पेड कोर्स में जाना होगा, नर्सिंग लक्ष्य बैच, याद से कि आपका जो नया बैच है वो है नर्सिंग लक्ष्य बैच। आपकी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ये बैच स्पेशली बनाई गई है और फिर आपको पे नाउ पे एंटर करके पेमेंट करना होगा। आपकी सारी बैच की सारी क्वालिटीज आपको मिल जाएंगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी पूछताछ करनी है तो आप इन दोनों दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि और हम लोग को और सारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से कैसे क्वेश्चंस देखने हैं, है ना। तो आइए जानते हैं कि एनेरिज्म क्या होता है। ओके, तो किसी
भी आर्टरी पार्ट में उसका बैलून की तरफ फूल जाना, उसको हम लोग एनेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे है कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट क्या है, यानी सामान्य लोकेशन क्या है जहाँ पे एनेरिज्म जो होता है वो होता है, यानी अकड़ होता है। तो सबसे पहले कि एनेरिज्म क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि आपके आर्टरी में उसका फूल जाना, उसका बैलून की तरफ फूल जाना, उसको हम लोग एनेरिज्म बोलते हैं। यानी अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं होगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा आर्टरी में, है ना। तो यहाँ पे सबसे कॉमन साइट यानी कौन से पार्ट में, कौन से लोकेशन पे ये सबसे कॉमनली देखने को मिलता है, तो सबसे पहले है कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी आर्टरी में, ऑप्शन बी में रेनल आर्टरी में यानी रेनल पार्ट में, ऑप्शन सी में है आर्क ऑफ एरोटा में, और ऑप्शन डी में एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। तो ये चारों पार्ट है, चारों लोकेशन है, चारों साइट है, आपको बताना है कि कौन से साइट पे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन की जो सही उत्तर होगी वो ऑप्शन डी होगी, यानी जो सेरेब्रल आर्टरी है, आपकी ब्रेन की जो आर्टरी पार्ट है उसमें ज्यादातर ऑकर होता है क्या, एनेरिज्म। ओके इस साइट पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपकी जो सही आंसर होगी इस क्वेश्चन की वो ऑप्शन डी होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये क्या होता है, इसको हम लोग हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के मरीज के निम्न में से कौन सी दवा पहले दी जाती है। यानी आपको इस चारों मेडिसिन में बताना है कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पेशेंट है, यानी हार्ट डिजीज वाला पेशेंट है, उसे हार्ट अटैक आती है, तो उसे सबसे पहले कौन सी दवा दी जाएगी। ऑप्शन ए में स्टैटिन, ऑप्शन बी में एस्पिरिन, ऑप्शन सी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और ऑप्शन डी में ACE इनहिबिटर। क्या आप सभी बता सकते हो कि क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। यानी ACE का बहुत जिसको नहीं पता होगा उसे मैं बता दूं कि यहाँ पे एंजियोस्टेटिन कन्वर्टर इनहिबिटर होता है, कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जिसको हम लोग ACE इन्वर्टर बोलते हैं, यानी जो एंजियोटेंसिन होता है। ओके यहाँ पे एंजियोस्टेटिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको इनहिबिट मतलब उसे रोक देता है, उसे खत्म करता है, उन्हें इनहिबिट करता है। कन्वर्टिंग एंजाइम। तो कौन सा मेडिसिन दिया जाएगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पेशेंट को, क्या आप सभी बता सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आखिरकार क्या आपको पता है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी एक्यूट हार्ट अटैक क्यों होती है। सबसे पहले तो दवा देने के लिए रीजन जानना होता है, और यहाँ पे जो आपकी रीजन है वो क्या है कि आपके बॉडी में जब अच्छे से ब्लड फ्लो यानी उसके हार्ट पे अगर जोर नहीं पड़ेगा, ब्लड के फॉर्मेशन में, ब्लड के पंपिंग में, ओके, तो अगर उसको जोर नहीं पड़ेगा तो वो आसानी से कर देगा, अगर जोर पड़ेगा तो उसको हार्ट अटैक का केस हो सकता है। यानी जब ब्लड फ्लो में अगर दिक्कत आएगी तो क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, यानी छोटी सी हार्ट अटैक होती है। इसीलिए एस्पिरिन दिया जाता है। एस्पिरिन क्या होता है, ये एक दवा है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, क्या करता है, खून की थक्के नहीं बढ़ने देता है। तो सबसे कॉमन चांसेस क्या होती हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की, कि खून की थक्के बढ़ने लगती हैं, खून प्रॉपर फ्लो नहीं होगा और वो जाके आपको इन्फ्रैक्ट कर देगा, आपके कार्डियल पार्ट को इन्फ्रैक्ट करता है यानी अटैक करता है उस पे, है ना। तो यहाँ पे एस्पिरिन दिया जाता है। ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों एस्पिरिन दी जाती है।
ये दवा जो है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और इसलिए सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ये दवा सबसे पहले दी जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी सही आंसर होगी वो ऑप्शन बी होगी, है ना, एस्पिरिन। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन क्या है और देखते हैं कि कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंडीशन में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखा जाता है। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन बी अब्सॉर्ब्ड। तो क्या आप सभी को पता है कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है? बॉडी में जब ब्रीदिंग होती है यानी इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना, उसी को हम लोग पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन को देखा जाता है, यानी कैसे एक्सपिरेशन हो रहा है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है, यानी आपकी बॉडी से सांस कैसे निकल रही है, उसको चेक कौन से पार्ट में करते हैं? ऑप्शन ए में निमोनिया, ऑप्शन बी में न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन सी में रिब फ्रैक्चर और ऑप्शन डी में है अस्थमा। किस केस में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन को चेक की जाएगी, यानी आपकी जो एक्सहेलेशन हो रही है, आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो कैसे उसको चेक किस कंडीशन में किया जाएगा? क्या आप सभी को पता है? तो यहाँ पे आपकी जो आई होप आप सभी को विजिबल होगा, यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग को दिख रहे होंगे, चारों ऑप्शंस है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट में न्यूमोनिया, फिर न्यूमोथोरैक्स, फिर रिब फ्रैक्चर, ओके, पसलियों की फ्रैक्चर और ऑप्शन डी में अस्थमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा रिब फ्रैक्चर। जब पसलियां टूट जाती है, उसकी फ्रैक्चर होती है, उस टाइम में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन को चेक किया जाता है कि आपकी जो एक्सहेलेशन हो रही है, ये रिब पार्ट ही ना उसमें एक्सपेंडेशन का काम करती है, तो जो एक्सहेलेशन हो रही है, आपकी सांसें बाहर आ रही हैं, वो सही से आ रही है कि नहीं, यानी उसी में रिब फ्रैक्चर में चेक किया जाता है कि कहीं एक्सहेलेशन इनहेलेशन में तो दिक्कत नहीं आ रही है। ओके, तो आपकी जो इस क्वेश्चन की सही आंसर होगी वो ऑप्शन सी होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। आर यू गाइज आर एंजॉइंग द लेक्चर? क्या आप सभी को अच्छा लग रहा है? तो प्लीज आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसे लग रही है, क्लासेस में मजा आ रहा है कि नहीं, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेंगे, है ना। तो देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन और देखते हैं कि कितने बच्चे सही कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मरीज के रेस्पिरेटरी स्टेटस को एसेस करने के लिए यानी जांचने के लिए मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या है, यानी क्या सूचक है, कौन सा सूचक है जिससे हम लोग रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेजर करेंगे, यानी जो आपकी श्वसन क्रिया की श्वसन तंत्र की क्रिया है उसको मेजर करने के लिए सबसे अच्छा सूचक, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए में है ऑब्जर्व द चेस्ट राइजिंग एंड फॉलिंग, छाती के ऊपर नीचे होने को देखना, यानी चेस्ट की अपर डाउन को देखना। ऑप्शन बी में है लिसन एंड फील द एयर मूवमेंट, हवा की गति को सुनना और महसूस करना। ऑप्शन सी में है ऑब्जर्व द कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग देखना। और ऑप्शन डी में डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फीमरल पल्स, यानी फीमरल पल्स की उपस्थिति का निर्धारण करना। तो कैसे हम लोग जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है यानी श्वसन तंत्र की क्रिया को चेक करने के लिए कि कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके लिए हम लोग सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है, क्या चीज सूचक है जो ये बताएगा कि आपका रेस्पिरेटरी जो भी रेस्पिरेटरी स्टेटस है यानी रेस्पिरेशन रेट जो भी उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं, ये कौन बता सकता है? तो यहाँ पे जो आपकी सही आंसर होगी मैं आप सभी को बता दूं कि हवा की गति को सुनना और महसूस करना सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। ओके, लिसन एंड फील द एयर मूवमेंट, हवा की गति को सुनना और महसूस करना सबसे अच्छा स्रोत है, सूचक है जो आपकी रेस्पिरेटरी स्टेटस को बता सकता है।
ओके, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन की आपकी सही आंसर ऑप्शन बी होगी। सारे लोग इसको नोट कर लेंगे। ओके, सारे लोग इसको नोट करेंगे कि इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगी वो क्या होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन। यहाँ पे है कि निम्न में से किस नर्व के कंप्रेशन के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अब आप सभी को बताना है कि कौन से नर्व के दब जाने से कार्पल सिंड्रोम हो सकता है। क्या आपको पता है? क्या आप सभी को पता है कि क्या हो सकता है? आई होप आप सभी को यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। 4 ऑप्शंस दी गई है। नर्व्स के ये चारों टाइप है और आपको बताना है कि कौन से नर्व के कारण यहाँ पे आपको कार्पल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, कौन से नर्व के दबने से, कॉम्प्रेशन से। तो सबसे पहले कि कार्पल सिंड्रोम क्या होता है। जो हाथों की आपकी नर्व्स है, रिस्ट की नर्व्स है, उसके टिंगलिंग हो जाना, उसका दबना, उसका मुड़ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, ये एक विकृति है। तो यहाँ पे कौन से नर्व के दबने से होगा? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व और मेडियन नर्व। ये चारों नर्व्स के टाइप है। आपको बताना है कि अब इस चीज से आप देखेंगे कि आपके नर्व पार्ट में, आपके शोल्डर, आपके लिम्स पार्ट में कौन सी नर्व होती है, कौन सी नर्व होगी? रेडियल होगी या अल्नर होगी या एक्सिलरी होगी या मेडियन होगी? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपकी लिम्स पार्ट होती है ना, ओके, वहां पे आपको मेडियन नर्व होती है और इसी के कंप्रेशन के कारण यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। सबसे आपको जानने वाली बात है कि एक्सिलरी नर्व क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये नर्व है जो आपके शोल्डर और आपके आर्म को कनेक्ट करता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो होती है वो एक्सिलरी नर्व होती है। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए इस नर्व के बारे में। ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एक्सिलरी नर्व और मेडियन नर्व 2 टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट नर्व्स है। मेडियन नर्व आपके लिम्स एरिया, जो लिम्स पार्ट होती है वहां पे होती है। ओके, तो यहाँ पे मेडियन नर्व जो होगी वो इसके कंप्रेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकती है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि निम्न में से किस बॉडी पार्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर का सेंसर अप्लाई नहीं किया जाता है। यानी पल्स ऑक्सीमीटर जो है, जो पल्स को मेजर करता है, कौन से पार्ट पे उसके सेंसर को अप्लाई नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में ईयर लोब, ऑप्शन बी में फिंगर, ऑप्शन सी में लिप्स और ऑप्शन डी में थंब एंड टो। यानी कान का लोब, उंगली, ओठ और अंगूठा और पैर की उंगली। चारों में से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन की सही आंसर क्या होगी। यानी जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसका सेंसर किस पार्ट पे नहीं लगाया जाता है। तो बहुत ही इजी, बहुत ही कॉमन है, होठ पे पल्स ऑक्सीमीटर को नहीं, उसके सेंसर को नहीं लगाया जाता है, अप्लाई नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपकी सही आंसर लिप होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन। यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा फुफ्फुस कैंसर यानी लंग कैंसर का अर्ली वार्निंग साइन है। यानी लंग कैंसर होने का सबसे पहली साइन क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए में है डिस्फेसिया, ऑप्शन बी में पर्सिस्टेंट कफ, ऑप्शन सी में है एफेसिया और ऑप्शन डी में अनयूजुअल ब्लीडिंग। क्या आप सभी बता सकते हैं कि कौन सा साइन है जो फुफ्फुस कैंसर यानी लंग्स कैंसर की अर्ली साइन है। ये सूचक है जो दिखाती है कि जो पेशेंट है उसको लंग कैंसर हो सकता है या है, उसकी अर्ली साइन क्या होती है। ओके, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा
परसिस्टेंट कफ। अगर लंबे समय तक खांसी है, आपको कफ है और वो छूट नहीं रही है, तो ये सबसे पहली आपकी अर्ली साइन होती है कि आप जाके आपकी लंग्स की चेकअप कराएं, कहीं लंग्स कैंसर तो नहीं है ना। तो लंग्स कैंसर का अर्ली सूचक कौन सा होता है? परसिस्टेंट कफ्स यानी लगातार खांसी। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर होगी वो ऑप्शन बी होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जो पीलिया होता है उसका सबसे सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है क्रोनिक कोलासाइटिस, ऑप्शन सी में है कार्सिनोमा ऑफ लीवर, ऑप्शन बी में है कैलकुलेली मतलब स्टोन ऑफ इन कॉमन बाइल डक्ट, और ऑप्शन डी में है सिरोसिस ऑफ लीवर। क्या आप सभी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगी वो क्या होगी? आप क्या सभी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन की सही आंसर क्या होगी? सबसे पहले क्या है क्रोनिक कोलियोसाइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो गॉल ब्लेडर होती है उस पे इन्फ्लामेशन होती है। क्या होती है? जो गॉल ब्लेडर होती है ना उसमें इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन इन ठीक है, गॉल ब्लेडर जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम लोग क्रोनिक कोलियोसाइटिस बोलेंगे। फिर है कार्सिनोमा ऑफ लीवर यानी लीवर में कैंसर का उत्पत्ति होना यानी बिगनिंग ऑफ कैंसर इन लिवर। शुरुआती जो केस होता है जो लिवर में कैंसर होने लगती है उसको कार्सिनोमा ऑफ लिवर बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टोन इन कमन बाइल डक्ट। कमन बाइल डक्ट क्या होती है? ये छोटे छोटे टनल होते हैं जो आपके यहाँ पे ट्रैक में होती है, ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक में होती है, जो बाइल के पासिंग का काम करवाती है ना। जैसे ब्लड वेसल्स होती है ना, वैसे बाइल जो जूस होता है, एंजाइम्स होते हैं, उसको पास कराने के लिए छोटे छोटे टनल्स होते हैं, उसको हम लोग बाइल डक्ट बोलते हैं। तो क्या बाइल स्टोन इन कमल बाइल डक्ट यानी बाइल डक्ट में स्टोन हो जाना, पथरी हो जाना, और ऑप्शन डी में सिरोसिस ऑफ लिवर यानी लिवर का डैमेजिंग। ओके, सिरोसिस ऑफ लिवर मतलब लिवर डैमेज। कार्सिनोमा ऑफ लिवर मतलब कैंसर बिगिंस इन लिवर। ठीक है, फिर ये चारों ऑप्शन है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन की सही आंसर क्या होगी कि ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया के लिए सबसे सामान्य कारण कौन सी है। क्या आप सभी बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया के लिए सबसे कॉमन कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो आपकी सही आंसर होगी वो होगी ऑप्शन सी यानी स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, और इसके कारण जॉन्डिस का केस, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है उसका कॉमन केस होता है। ओके, कि स्टोन हो जाना बाइल डक्ट में, ओके, उसके कारण आपको जॉन्डिस हो सकती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पे है कि सीओपीडी मरीज की एबीजी यानी आरटीएल ब्लड गैसेस कम हो रही है तथा वह रेस्पिरेटरी फेलियर के करीब है। नर्स को सबसे पहले मरीज का असेसमेंट करना चाहिए। क्या असेसमेंट करनी चाहिए मरीज का? क्या आप सभी बता सकते हो? तो सीओपीडी क्या होता है? ये होता है यहाँ पे सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव यहाँ पे पल्मोनरी डिजीज होती है। ओके, ये क्या होता है? सीओपीडी का मतलब होता है, ऊपर लिख देते हैं, ओके, ज्यादा बेटर रहेगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव
पल्मोनरी डिजीज, यानी पल्मोनरी पार्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव डेंजरस डिजीज होना, उसको हम लोग COPD बोलेंगे। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे आर्टियल ब्लड गैसेस होते हैं, तो यहाँ पे COPD के मरीज में ABG यानी आर्टियल ब्लड गैसेस कम हो रही है, यानी पल्मोनरी डिजीज है वहाँ पे आर्टियल ब्लड गैसेस कम हो रही है। तो नर्स जो है वो सबसे पहले क्या एसेस करेगी, क्या चेक करेगी? सबसे पहले साइनोसिस। साइनोसिस मतलब क्या होता है? हाथ वाथ नीला पड़ जाना, उसको साइनोसिस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन बी में ब्रायोकार्डिया, यानी ब्रीथिंग रेट का स्लो हो जाना, स्लो ब्रीदिंग को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन, यानी बेचैनी और मानसिक भ्रम। और ऑप्शन डी में डिसेंडेड नेक वेन्स, यानी सूजी हुई गर्दन नस। तो नर्स जो है वो क्या चीज देखेगी अगर उसे पल्मोनरी डिजीज है, तो क्या चीज को चेक करेगी? उसमें आर्टियल ब्लड गैस कम हो रही है, तो क्या चीज को चेक करेगी? ओके, तो आपको सभी को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगी वो क्या होगी? वो होगी ऑप्शन सी, यानी रेस्टलेसनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन। वो क्या जांचेगी, क्या देखेगी कि जो पेशेंट है उसमें बेचैनी और मानसिक भ्रम कितना है ना? तो इसको वो चेक करेंगी, इसको वो मेजर करेंगी। ओके, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज की हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत सारी ढेर सारी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्लासेस समझ में आई होंगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको, जो भी टर्म समझाए गए हैं, आप सभी को समझ में आया है कि नहीं। आप सारे के कमेंट्स बहुत ही जरूरी है, बहुत ही हम लोग के लिए ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये हम लोग को बताती है आपकी फीडबैक, आप कैसा समझ रहे हो, कैसा सोच रहे हो, मैं जो बता रही हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाने और बताने आई हूँ, ना कि यहाँ पे बोल के जाने आई हूँ, है ना। तो आप सभी के फीडबैक बहुत जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लासेस कैसे लग रही है और आपको इसमें कैसे और ज़्यादा मोटिवेटिंग तरीके से आपको और कैसे पढ़ाया जाए कि और आपका जो तैयारी है वो बेस्ट हो, है ना। तो सारे बच्चों को एक बार तहे दिल से धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी अच्छे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।